हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है आपका इसमें हमारी क्लास में 10th क्लास है और हम लोग सोशल साइंस का हम लोग 2022 का सैम्पल पेपर कर रहे हैं। मैं कल आपको बहुत सारे ऑप्शनल और कुछ क्वेश्चन इसमें शॉर्ट जो हैं मैं आपको करा चुका हूँ। आज फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग 19वीं सदी में भारत के सूती वस्त्र उद्योग में गिरावट के मुख्य कारण क्या थे, आप इसको पढ़ के आएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को घर जाकर अटेम्प्ट किए हैं? मैंने कहा था या तो ये क्वेश्चन करना है, या अगर कहीं आपको अथवा या और दिखाई दे तो दो में से एक क्वेश्चन करना होता है बेसिकली। बहुत से बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ इसको करेंगे। बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत से नीचे वाला क्वेश्चन किया होगा। एक बार इसको देख लीजिए, पुनः शुरू करेंगे थोड़ा सा। कह रहे कि पहले विश्व युद्ध के दौरान के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया। कि कह रहे हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्या कारण था कि भारत का जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ने लगा था। चलिए, कितने बच्चे कह रहे हैं इसको देखना शुरू करें, फिर आगे बढ़ें। टाइम करिए। देखिए, तरीका मैंने यही बताया कि ज्यादा मत कुछ करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आप इसमें 5 से 6 लाइन लिखने का कोशिश कीजिए। और आप अगर मान लीजिए लिखते हैं तो मैंने आपको कल भी बताया था, इस तरह से आंसर लिखिए। ठीक, और आपका टू द पॉइंट आप चीजों को लिखते चले जाइए सीधा पॉइंट बनाकर। या अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ लिखिए, फिर दूसरा लिखिए, तीसरे में लास्ट में कंक्लूजन टाइप में जैसे लिख दीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो मानिए, यकीन मानिए, जो कॉपी चेकर होगा, जो आपकी जो टीचर आप कॉपी चेक करेंगे, वो आप एक माइंड सेट कर लेते हैं कि बच्चा जो है क्वालिटी हमें कंटेंट आपका प्रोवाइड करा रहा है और इस क्वालिटी कंटेंट से हमको बहुत लाभ हो रहा है। चलिए, किस बच्चे ने किया है जल्दी करें, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको पूरा करिए 1 मिनट में। जीएससी बड़ा कोड बेटा, जीजीएससी बड़ा कोड। 2 बच्चियां बैठी बेटा, आप लोग करो इस आंसर को, लिखो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए, कल भी आप ही लोग थे शायद जो आंसर कर रहे थे, लिख लीजिए। देखिए, अगर आप लोग कर लेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा, अगर आप क्लास में बैठे यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो समय हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा कुछ फायदा ही हो सके उसमें। आप इसको लिखिए, लिखिए लिखिए बेटे, शाबाश, लिखिए। हो गया। चलिए, ध्यान दें आप सभी, लिख लिए बेटा। अगर आप बात करें प्रथम विश्व युद्ध की तो इसको थोड़ा सा रीजन आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप लोग हल्का सा भी इसमें लॉजिक लगाएंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। देखिए, होता क्या है, प्रथम जब आपका वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो पूरा जो ब्रिटेन था, अब देखिए आप जानते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, इंडस्ट्री आपका स्थापित हो चुकी है। जब किसी देश में युद्ध होता है या कोई देश युद्ध में घिरा होता है, जो चीजें अपने देश के लिए उत्पादन करनी है वो उनको नहीं कर पाता। ये कहानी कुछ ब्रिटेन के साथ हुई। ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका घिर गया तो इसका जो जो इसको आपका प्रोडक्शन करना था ये उसके लिए प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। बेसिकली अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने विश्व युद्ध में अपनी आवश्यकता की चीजों के लिए आपका निर्यात करने लगी थी। ठीक, और साथ में ही जो मैनचेस्टर से आने वाला व्यापार था या मैनचेस्टर से आने वाली चीजों का जो था आयात पर आपका प्रतिबंध लग गया था, जिसके कारण युद्ध की पूर्ति के लिए भारतीय उद्योगों को आपका निर्देश दिया गया कि वो जूते, बैग, कपड़े, टेंट, तंबू और आवश्यकता आधारित चीजों का जल्दी से जल्दी उत्पादन करें। तो इस तरह से ही भारत का उत्पादन बढ़ा, क्योंकि वो लोग जो अपने लिए उत्पादन कर रहे थे वो कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में। और वो कहाँ नहीं आ पा रहा था, भारत नहीं आ पा रहा था। तो भारत ना आ पाने की वजह से आयात पर प्रतिबंध लग गया। तो उनकी मजबूरी बन गई कि जो भी हमको चीजें चाहिए, जिन चीजों की हमको युद्ध में जरूरत है, हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए, इंडिया की जो भी आपकी इंडस्ट्री थी उसके ऊपर डिपेंड हो गए। और भारतीय उद्योगों को कहा गया कि आप इन चीजों को बनाइए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी भारतीय उद्योग एकदम से इसलिए बढ़ गए। तो अगर ऐसे करके आप लैंग्वेज में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को गौर कर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13।
ब्रिटेन बुक समझौता और रेशम मार्ग, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, मैंने कितनी बार आपको बताया, 3 नंबर के दोनों क्वेश्चन है। ये रेशम मार्ग, अच्छा देखिए है तो ब्रिटेन बुक्स भी। ब्रिटेन बुक्स क्या है, इंटरनेशनल आपका ट्रेड के लिए बना था। यूएस में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, वहां सब लोगों ने ये आपका निश्चित किया कि भाई अगर हम लोग आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो हमारे व्यापार समझौते इस प्रकार के होने चाहिए कि ताकि हम लोग जो हमारी मुद्रा है वो हम उसको एक्सचेंज कर पाए। अब देखिए, भारत व्यापार करता है रुपए में, यूएस करता है डॉलर में, सऊदी अरब करता है। अब अगर भारत को सऊदी अरब की कोई चीज आपकी खरीदनी है तो रियाद कहाँ से लाएगा? अगर कोई मुद्रा छापनी तो बेसिकली कौन छापता है, कोई देश ही छापता है। तो इस चीज में ब्रिटेन बुक्स सम्मेलन में 1944 में, ध्यान रखिए ये 1944 में हुआ था, और इन्होंने ये आपका निश्चित किया कि अगर हम लोगों को व्यापार करना है तो बेसिकली हमें अपना औद्योगिकरण करने के लिए हम लोगों को अपना जो पैसा वगैरह है हम उसको चेंज करने के लिए तैयार हैं। जैसे मुझे अगर व्यापार करना है यूएस में जाकर, तो यूएस में व्यापार करना मेरे को यूएस डॉलर में करना है, तो आज भी देखते हैं हमारे पास अगर कोई विदेश से आता है तो हम लोग उसकी जो अपनी करेंसी होती है उसको चेंज करते हैं भारतीय वैल्यू में, तो उसी से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड वाला करना चाहिए। चलिए, तो आप सभी बच्चे रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, सिल्क रूट, इसको लिखिए जल्दी। चलिए ट्राई करें, सिल्क रूट को लिखिए बेटा, शाबाश बहुत अच्छे। सिल्क रूट को लिख लीजिए, GHS धौलपुर। आप भी लिखिए, शाबाश। जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं वो ना करें, लिख लीजिए। देखिए कम से कम आप लोग लिखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। कम से कम हाँ हम लोग कर रहे, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम लोग लिख लीजिए। और बहुत बार होता है जब एग्जाम में पेपर बनाता है तो पिछले साल के क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग। लिखें आप, 1 से 1.5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए कार्य में, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए हो जाना चाहिए जल्दी, 30 सेकेंड लिख लीजिए। चलिए, कितने बच्चों ने कर लिया, हाथ खड़ा करें। चलिए देखिए, सिल्क रूट को देखिए। सिल्क रूट अगर आप लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं, रेशम मार्ग एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला एक प्राचीनतम व्यापार नेटवर्क है। कैसा है, प्राचीनतम, क्लियर है। और आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कुषाण के समय से ही आपका सिल्क रूट खुला था। चाइना से लेते भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए ये आपका, और मध्य जो हमारा माइनर है, एशिया माइनर, वहां से होते हुए आपका यूरोप तक जाता है। ये हमारा प्राचीन सिल्क रूट है। बेसिकली इसका उपयोग चाइना में बनी चीजों का और भारत में बनी चीजों का व्यापार होता था। अब क्या था, जो चाइना में जो हमारी चीजें बनती थी, जैसे बेसिकली इस मार्ग से आपका, देखिए होते ट्रेड सारे प्रकार के थे, लेकिन सिल्क का कपड़ा और कॉटन का व्यापार चाइना और भारत से होते हुए कहाँ पहुंचता था, आपका मध्य एशिया में पहुंचता था। और मध्य एशिया के लोग उसको भारत और चाइना से खरीदकर कहाँ बेचते थे, यूरोप में बेचते थे। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि रेशम मार्ग क्या है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापार नेटवर्क मार्ग है। ऐसा है, प्राचीनतम है, क्लियर है। इसका प्रयोग आपका व्यापार कार्य के लिए मध्य एशिया और भारत के व्यापार के रूप में स्थापित हुआ था, क्लियर है। और इसके साथ इसको व्यापार के अलावा अन्य चीजों में भी उपयोग में किया गया, और ये आपका यूरोप को भारत से जोड़ने का एक मार्ग है। इस प्रकार से अगर आप 2-4 पॉइंट और लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। और अब इसमें अगला देखिए, अब अगला आपको इसमें दिखाया गया है प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। बड़ा आसान है, प्रिंटिंग प्रेस आप लोग देख चुके हैं कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपकी प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो प्रिंटिंग प्रेस ने भारत के राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ाया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप इस प्रिंटिंग प्रेस की जगह आप इसको समाचार पत्र भी मान लीजिए कि समाचार पत्रों ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में कैसे बढ़ाया, या प्रिंटिंग प्रेस ने भारत में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ाया। चलिए इसको लिखना शुरू करिए, 2-4 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लोग इसको कर लीजिए मॉडल आंसर। चलिए शाबाश, बहुत अच्छे, करेक्ट। देखिए प्रैक्टिस पेपर में तो यही होता है कि आप लोग पढ़े होते, थोड़ा तो आपको हिंट मिल जाए 2-4 पॉइंट का,
आप सीधा लिखना शुरू करो, इसलिए आप लिखें। शाबाश, बहुत अच्छे। जीएचएस धौलपुर, बेटा लिख ले आप भी। करे बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। करें, जल्दी करें बच्चों, बात ना करें आपस में बेटा। हो गया? देखिए, ध्यान दीजिए अब, बहुत अच्छे। चलिए, जीआईसी, जीजीआईसी बार कोड, बेटा ध्यान दो, आप दोनों बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। माइक लेकर बताओगे क्या लिखा है? कोई बात नहीं, जैसे भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, शाबाश। बैठ कर ही बोल दीजिए, आप लोग खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। माइक ऑन करें, कोई बात नहीं, आप आराम से बोलिए, सर ये लिखा है, ऐसा हो सकता है, ये कहानी, लैंग्वेज जो भी लिखी हो आप। चलिए, क्या नाम है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? पूजा सर। ठीक है पूजा बेटा, सर। ठीक है पूजा। और पास वाली लड़की का क्या नाम है जो बोलो। आपके साथ दूसरी बच्ची बैठी है? राखी। गुड मॉर्निंग ठीक है, सर। पूजा और राखी। चलिए, तो पूजा राखी क्या लिखा आप लोगों ने? चलिए बताइए, बारी बारी से बताइए। पढ़ो को कोई सर, बात मुद्रण संस्कृति से भारतीय महिलाओं को लाभ हुआ, बहुत सुंदर, ठीक है। उनमें जागृति उत्पन्न हुई। वह गरीबों ने अपने प्रिय प्रवक्ताओं अंबेडकर, पेरियार, फूले आदि के विचारों को अपने निकट पाया। बहुत अच्छा। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृति को सबसे सबसे कारगर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, शाबाश। अगर मैं लिटरली, अगर मैं कॉपी चेक करूं तो मैं आपको पूरे 3 में से 3 दूंगा इस आंसर। देखो, मेन होता है कि आप क्या कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने सीधा बताया सर 19वीं सदी में शुरू हुआ था, ये महिलाओं के लिए आपके उत्थान का वर्ग था, ये चीजें थी, ये आप उसमें बहुत अच्छा लिख सकते हो। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको लोन में मिल जाए ना, तो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिख सकते हो। भाई 19वीं सदी में क्या हुआ, हमारी आपका प्रिंटिंग प्रेस आई, ठीक, भारतीय नेताओं ने राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश की। आप देखते हैं कि अगर आप लोग प्रेस एक्ट को पढ़ोगे तो प्रेस एक्ट में क्या लिखा गया था कि भारतीय लोगों ने पत्रकारिता को छापने का शुरू किया। जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे वो साप्ताहिक या एक मासिक अपनी पत्रिका लिखते थे, वो अपने विचारों को लोगों तक आपका समझाते थे, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, ठीक, और कैसे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करते थे। तो एक वर्ग वो था जो आपका समाज को अंग्रेजों के खिलाफ शोषण नीति से लिख रहा था, एक वर्ग वो था जो आपके महिला उत्थान के विकास की बात कर रहा था इसी में, और एक वर्ग वो था जो बच्चों आप देखेंगे विज्ञानवाद, तर्कवाद के आधार पर हमारी समाज में जितनी भी कुरीतियां उनकी आलोचना कर रहा है। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन राष्ट्रवाद के बढ़ावे को अगर आप बात करो सीधा पॉइंट पर, तो 19वीं सदी में हमारी प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई और हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने इससे जुड़कर अपने लेखों को जनता तक पहुंचाने का प्रसार किया। तीसरा बिंदु आप लिख सकते हो कि जब प्रिंटिंग प्रेस हुई तो विभिन्न समुदाय और अलग स्थानों पर लोग जुड़े और विचार आदान प्रदान होने लगे। क्लियर है? और बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अंग्रेजों की आलोचना की कि वो कैसे भारत में शोषण कर रहे हैं और उनकी शोषण परक आपका नीतियों को लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखा है आपने, ऐसी बात नहीं है। चलिए, शाबाश। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिखें, आप इस तरह से लिख रहे हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा लिखेंगे। ऐसा अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको सब्जेक्ट में कोई पीछे छोड़ देगा। तो अगला है नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल है, अनवीकरणीय की जो आपका नवीकरणीय की इसकी डेफिनेशन देनी है और इसकी डेफिनेशन देनी है, दोनों की परिभाषा एक एक लाइन में, और उसके बीच का जो अंतर है वो आपको दिखा देना है। बस 3-4 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। चलिए करिए, शाबाश, लिखो बेटा, बहुत अच्छे। राखी, अब मैं इस बार आपसे पूछूंगा, आप करें। लिखो बेटा, लिखो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिख रहे हो आप। जीएचएस, जीएचएस धौलपुर, बेटा आप भी लिखिए, आप भी बताइए। करिए, शाबाश, करिए, बहुत आसान है और टू द पॉइंट इसको लिख सकते हैं। लास्ट 30 सेकेंड बेटा। चलिए शुरू करते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, ध्यान दो बेटा आप दोनों। चलिए बेटा राखी बताइए, शाबाश। नवीकरणीय साधन, जिन संसाधनों का हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय साधन जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे। और अनवीकरणीय साधन, जिन संसाधनों का हम एक बार उपयोग करके बार बार उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए खनिज और पेट्रोलियम, कोला,
कोयला, लकड़ी आदि। ठीक है, शाबाश। देखिए और अच्छा कर सके, जैसे नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम असीमित रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, हमारे पास कोई कमी नहीं है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जो हमारे पास, जिनका भंडार बहुत सीमित है और अगर हमने इनका एक बार प्रयोग कर लिया तो ये आपका खत्म हो जाते हैं और इनको पुनः पूरित करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस इत्यादि। देखिए अगर आपने कोयले का यूज कर लिया तो कोयला बहुत लंबे समय के बाद हमारे अंदर बनता है, मतलब हमारी अर्थ में बनता है। और सौर ऊर्जा का क्या है, आज सन फिर निकलेगा, कल फिर हम लोग अपना यूज कर सकते हैं उसे। तो इस तरह से आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है आप लोग कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा इस ये क्वेश्चन पर नजर डालिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। व्यापार संतुलन क्या होता है, जल्दी बता दीजिए अगर आपको आता है। बहुत अच्छा लिखा है आपने, चलिए लिखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। करो करो, शाबाश, बहुत अच्छे करिए, शाबाश बेटा, लिखो लिखो, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हो, लिखिए, बात मत करिए, करिए इन क्वेश्चन को, करिए आप लोग, शाबाश, बहुत अच्छे, जल्दी करें। चलिए लास्ट 30 सेकेंड है बच्चों, जल्दी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा, आप दोनों ही बताएं, कोई भी एक माइक ले लो। राखी और पूजा बताइए बेटा, चलो शाबाश, कोई बात नहीं, आप लोग बैठ के बता दीजिए जो आपने लिखा है। आप लोग खड़े ना हो, कोई बात नहीं, बता दीजिए। चलिए सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आया। चलो कोई बात। और कौन से और लिखा है कोई? चलिए आप इसको लिखिए, लिखिए व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन शुद्ध निर्यात या व्यापार संतुलन शुद्ध निर्यात या अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन, शुद्ध निर्यात या अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो एक लाइन पूरी हुई होगी, एक हेडिंग, मतलब ठीक है। अब नई लाइन से लिखिए, वहीं लिखिए कि व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश के या किसी देश का आयात और निर्यात का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, निर्यात और आयात का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंसेस है वही आपका क्या है, व्यापार संतुलन है। ठीक, समझने का प्रयास करें। दोबारा बोलूं एक बार सारे क्वेश्चन को, लिख लिया आप लोगों ने? देखिए क्या है, व्यापार संतुलन शुद्ध निर्यात है या आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। ठीक, ये लिखा है मैंने, क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन है। और इसमें क्या होता है, आपका व्यापार संतुलन में हम एक निश्चित अवधि में किसी देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई देश था ए, ठीक है, उसने कुछ चीजों को भेजा, मान लीजिए उसने 10 चीजों को भेजा, ठीक है, और उसने 8 चीजों को मंगाया। ऐसे समझिए, आप ध्यान दीजिए, बाद में लिखना, शायद ये कलर आपको चमक नहीं रहा है, दूसरे कलर से मैं लिख देता। देखिए मान लीजिए कोई कंट्री, ऐसे भी मत सोचिए, आप सीधा लिखिए। मान लीजिए भारत ही है, भारत आपका ट्रेड कर रहा है और भारत ने 10 कुंटल गेहूं मंगाए, ऐसे देखिए, ठीक है, यानी कि 10 कुंटल गेहूं क्या करे उसने, यूएस से मंगा लिए, ठीक है, और क्या किया, 8 कुंटल जो है आपका दालें उसने यूएस को भेज दी, इसे भेज दी, यूएस को भेज दी, यानी कि
हमने गेहूं कितना मंगाया यूएस से? 10 टन, 10 कुंटल, 10 ट्रक, 10 यूनिट, जो भी आपको मानना है, ठीक है। और ये तो हमने क्या किया, ये हमने किया निर्यात, और जो हम चीजों को मंगाते हैं उसे क्या करते हैं? आयात। तो निर्यात मतलब जिन चीजों को हम भेजते हैं, आयात जो जो चीजों को हम लोग मंगाते हैं। अब मुझे बताइए, भेजा हमने 10, मंगाया 8, तो कितना बचा? 2 का अंतर आया। तो यही है आपका व्यापार संतुलन। और संतुलन कब होता है? जब हम 10 यूनिट अनाज मंगा रहे थे और 10 यूनिट ही भेज रहे थे। अगर दोनों बराबर होते तो क्या होता? व्यापार संतुलन। ठीक। तो व्यापार संतुलन क्या होता है? बेसिकली आयात और निर्यात के बीच का अंतर ही आपका क्या होता है? व्यापार संतुलन होता है। ऐसे ही होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी से संबंधित है, उसको कभी बाद में बताऊंगा। ये इस तरह से आप लिखते कि क्या है, बहुत सिंपल लाइन में, अगर आप इसको 2 लाइन में लिख दो तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन है कंटेंट प्रोवाइडेड। ठीक। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग इसमें घर से जरूर आपका ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सुनामी के उत्पन्न होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। कितना आसान है, आप बताओगे इस क्वेश्चन को? आप खड़ा कर रहे हैं, बोल बेटा, बताओगे? जीएचएस धौलपुर। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है। सुनामी बेसिकली होती क्या है, तो सबसे पहले सुनामी लिख दो, फिर उसके 3-4 कारण लिख दो, ठीक है। और कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई सामान खरीदते हैं और आपको आपके साथ ठगी हो जाती है, और वही ठगी शोषण है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ शोषण? चलिए, इस क्वेश्चन को लिखिए, ये क्वेश्चन तो आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लिख के लाइए, इसको लिखिए। और प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार प्रणाली किस प्रकार उपयोगी है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग घर से करके आइए। बेसिकली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है बेटो। बच्चों, आप ही क्वेश्चन लिख लीजिए। और उसके बाद आपको, भारत में रोयलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए, ये लिख लीजिए आप लोग अगर कॉपी कर रहे हैं। और उसके बाद है आपका फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम और भारत में रोयलेट एक्ट। आप इनको लिखना है, कल हम इन पे बाद में चर्चा कर लेंगे, एक कोई नया मॉडल पेपर और देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो मैं फिलहाल, बच्चों ध्यान दो, अपनी क्लास में समाप्त कर रहा हूं। और ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर रहेंगे, आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 मिनट रहेंगे, उससे पहले आप लोग कॉपी कर लेना। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।